हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और राजस्थान स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के न्यूज़ पढ़ते हैं आज। ठीक है। पिछला वाला वीडियो देखा, उसमें टॉप 5 टॉप 6 जो भी न्यूज़ थी राजस्थान की वीकली बेसिस पे, उसी के मॉडल पे ये वाला वीडियो भी है। ठीक है, चलो देखते हैं। टॉप क्या क्या हुआ राजस्थान में। पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल फोर्टनाइट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, ये एक तरह का वेलफेयर कैंपेन है जो कि राजस्थान के इंक्लूसिव ग्रोथ के एम को दर्शाते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं। कब से कब तक होगा? 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। उसको कहते हैं फोर्टनाइट, 2 हफ्ते, फोर्टनाइट। ठीक है। इसका एम क्या है? इन 4 वर्ड्स को आपको याद रखना है। पुअर यूथ, विमेन एंड फार्मर्स। कुछ जगहों पे आपको पुअर यूथ, विमेन और वर्कर्स भी मिलेगा। ठीक है। हाँ, समझ में आ गया। फार्मर्स होगा, वर्कर होगा या फिर लेबरर होगा, ये वर्ड आपका चेंज हो सकता है, बट पुअर यूथ, विमेन और फार्मर, ये 4 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। मैक्सिमम पॉलिसीज, ये वैसे ट्रिक बता रही हूं मैं, अदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है तो मैक्सिमम पॉलिसीज इन चारों के आसपास ही रिवॉल्व करती हैं। राइट। ये आपके कोर सोशल ग्रुप्स हैं। इनको 4 कास्ट बोला गया है। इनको बोला गया है, ये जाति नहीं है, इनको कास्ट बताया गया है कि ये 4 तरीके की हम कैटेगरी के लोगों को केटर करेंगे। ठीक है। फोर्टनाइट में क्या करा जाएगा? आपके जो भी वेलफेयर स्कीम्स ऑलरेडी चल रही हैं ग्राम पंचायत लेवल पे, उनको डिसबर्स किया जाएगा। वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी, इंश्योरिंग डिलीवरी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज। उसके बाद में क्या है? चीफ मिनिस्टर जी ने क्या बोला है कि सर्वे कराया जाएगा और बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन कराया जाएगा। किसके लिए? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। गरीबी मुक्त ग्राम योजना। ठीक है। ये दूसरी स्कीम है और फ्लैगशिप स्कीम के अंडर में आती है। ठीक है। इस स्कीम का क्या काम है? ये अपलिफ्ट करेंगे 5,000 गांवों में से जो बीपीएल फैमिलीज हैं, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनको अबव पावर्टी लाइन लाने का। ठीक है, इनका ये एम होगा। वंदे गंगा, ये दूसरी स्कीम है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। ठीक है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, तो नाम से पता चल रहा है लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा। और जल संरक्षण मतलब क्या है? वाटर कंजर्वेशन। मॉनसून आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस रहेगा। ठीक है। इसमें क्या है कि अभी तक 1 लाख से ज्यादा एक्टिविटीज ऑलरेडी देखी जा चुकी हैं वाटर कंजर्वेशन के कैटेगरी में टिल 20 जून। ये जब रिकॉर्ड हो रहा है तब का है। ठीक है, हो सकता है आप कुछ दिन बाद में देखें। ओके, चलो। ऑर्डर्स फॉर रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट्स। अच्छा, जल संरक्षण वाला जो पॉइंट था, उसके अंदर ये ऑर्डर दिया गया है कि आप जो भी वाटर स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें जो भी इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं, उनको हटाएंगे। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑर्गेनाइज कराएंगे ग्राम सभा 20 जून को, और पब्लिक अवेयरनेस के लिए जन अभियान, जल संरक्षण जन अभियान। तो जन अभियान के तहत उनको पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स लगाए जाएंगे ग्राम सभा के अंदर। ठीक है, आपको डेट याद रखनी है। ये इसकी की सर्विसेज हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, उन्हीं के ऊपर है। ठीक है। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, यू टेक अ स्क्रीनशॉट राइट नाउ। फिर है योगा डे। अच्छा, ये दोनों भी अंत्योदय संबल फोर्टनाइट जो है उसी के अंडर का पार्ट है। 21 जून को योगा डे था और हेरिटेज टूरिज्म साइट्स पे इसको सेलिब्रेट किया गया है। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया अक्रॉस राजस्थान, फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में योगा डे को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है। डिपार्टमेंट्स को क्या इंस्ट्रक्ट किया गया कि योगा को आपको मास आउटरीच प्रोवाइड करना है, और डेवलपमेंट विद हेरिटेज विजन के नाम से अपन इस योगा डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं इस साल। ठीक है। रेन प्रिपेयर्डनेस, अगेन जल संरक्षण वाले पॉइंट में आएगा आपका। ड्रेन्स क्लीन होनी चाहिए, मानसून आने वाला है तो अब बीमारियां भी होंगी, तो आपके पास में मेडिसिन का स्टॉक अच्छा खासा होना चाहिए। डिजास्टर रेडीनेस होनी चाहिए। कहीं पे वो होता है ना, क्लाउड बस्टिंग हो जाती है या फिर वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो हादसे होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में डिजास्टर मैनेजमेंट को भी अपन को साथ में लेके चलना है। ठीक है, गुड। अरे, आपके एग्जाम के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? एक तो इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये इनके प्रिंसिपल्स जो हैं, ये जो वर्ड है अंत्योदय, आपने अगर महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा है, उनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ा है, तो आपने ये वर्ड वहां पर भी पढ़ा होगा। ठीक है ना, जैसे हरिजन उनका दिया हुआ वर्ड है, उसी तरह से अंत्योदय भी उन्होंने एक तरह से यू मान लो फेमस किया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी हाथ इसमें बहुत बड़ा है। अंत्योदय का क्या मतलब होता है? अ पर्सन हु स्टैंडिंग इन द लास्ट नंबर ऑन द क्यू। कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सर्विस पहुंचनी चाहिए। ये जो पॉइंट होता है, ये अंत्योदय के अंदर आता है। ठीक है ना, अंत यानी कि लास्ट। ठीक है, और उसका उदय करना है, जो लास्ट में है उसका उदय भी उदय करना है। इसका टारगेट क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसका टारगेट है। और किस किस के लिए? सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस जो हैं उनके लिए। ठीक है, किन के लिए? सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है। सोशली बैकवर्ड कौन होते हैं?
वीकर सेक्शन कौन होता है? विमेन होती हैं, पुअर होते हैं, फार्मर्स होते हैं, लेबरर होते हैं और यूथ होता है। ठीक है, वही 4 वर्ड्स हैं जो मैंने आपको पहले बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो भी सरकारी स्कीम होती है, ज्यादातर चांसेस हैं कि उन चारों में से ही किसी के लिए हो, या फिर ऐसी स्कीम जो उन चारों के लिए हो। ओके, चलो। एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को नोडल हेड्स बनाया गया है। ठीक है, और ग्राम पंचायत लेवल के ऊपर लास्ट माइल डिलीवरी स्कीम्स को एनहांस करने के कैंप लगाए गए हैं। कौन कौन सी स्कीम्स को लिंक किया है इसके साथ में? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें बीपीएल फैमिलीज को पावर्टी लाइन से ऊपर लाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद में है वंदे गंगा जल अभियान जन संरक्षण स्कीम, जो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर है। आयुष्मान भारत आपको पता है, हेल्थ केयर की स्कीम है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग के लिए है। उज्ज्वला योजना आपकी गैस के लिए है, कुकिंग गैस। और फिर है पीएम किसान, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये इसमें लिंक की गई है। किसमें? अंत्योदय जो संबल फोर्टनाइट होने वाली है उसमें। ठीक है, इसका मॉनिटरिंग और सर्वे, ठीक है, जो नॉन लिस्टेड विलेजेस हैं उनको भी बेनिफिशियरी की कैटेगरी में लाने के लिए सर्वे किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, ये इनका आगे का प्लान है। और एनवायरमेंटल गवर्नेंस, ठीक है, अगर आप एनक्रोचमेंट हटाएंगे, वाटर लॉगिंग वाली जगहों को ध्यान रखेंगे, ना हो वहां पे, तो एनवायरमेंट का ध्यान रखने वाली बात आ जाएगी। ठीक है, ये आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें आता है, कभी कभी पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस भी आते हैं कि इस स्कीम का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या रहेगा, उसमें लिखने वाला चीजें होती हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, एग्रीकल्चर, रेवेन्यू, ये सब जो है ये सर्विस डिलीवरी को कन्वर्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो इस पॉइंट से सर्विस डिलीवरीज के लिए जुड़े हुए हैं, उन सबको इसमें इंक्लूड कर लिया। राइट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, मानसून, मैंने आपको पहले बता दिया मानसून आने वाला है, तो मानसून आएगा तो डिस्टर्बेंस होएगा। उस डिस्टर्बेंस को पहले ही अपन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। किस टाइप के डिस्टर्बेंस होते हैं? बहुत ही कॉमनली वाटर लॉगिंग होती है, ठीक है ना, फ्लैश फ्लडिंग होती है। ओके, और क्या है? प्री मानसून क्लीननेस ड्राइव, मेडिसिन स्टॉक पाइल्स, रेन वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जो बातें हैं उनके ऊपर फोकस करा जाएगा इस स्कीम में। योगा और कल्चर जो है अपनी सॉफ्ट फायर के रूप में, ठीक है, 21 जून का इंटरनेशनल योगा डे जो है उसके बारे में बात हुई। उसके बाद में हेरिटेज लोकेशन फ्यूजेस, ठीक है, अलाइन, इंडिया को विश्व गुरु वेलनेस और आयुर्वेदा की कैटेगरी में कहा जाता है। ठीक है, ये आप मेंशन करेंगे, ये एक आधा पॉइंट, एक आधा मार्क्स उठाने के चांसेस तरीके होते हैं। ठीक है, आप जितना ज्यादा वाइड करेंगे, जितना ज्यादा एक्सप्लेनेशन में इन चीजों को डालेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नक्की झील जो है उसको नोटिफाइड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। नोटिफाइड एरिया का क्या मतलब होता है अभी बताती हूँ। नक्की झील है कहाँ पे? माउंट आबू में है। माउंट आबू क्या है? राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है। ठीक है ना, द ओनली हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान इज माउंट आबू। वहां पर कौन सा है? नक्की झील है, वहां पे नक्की एरिया है। राजस्थान लेक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको नोटिफाइड एरिया डिक्लेयर कर दिया है। इसका क्या मतलब होता है? implies that it will now be treated as an ecologically sensitive zone। और अगर इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन किसी एरिया को आप डिक्लेयर कर देते हैं, तो वहां पर जो इलीगल माइनिंग हो रही है, जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं जिनको परमिशन नहीं है, या फिर इनडिस्क्रिमिनेट टूरिज्म जो हो रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। वहां पर क्लीनलीनेस ड्राइव जो है उसका क्या कहते हैं, ज्यादा फोकस करा जाएगा उसके ऊपर। और वहां पर रिसर्च के लिए परमिशन दी जाएंगी। ठीक है, इकोलॉजी, लेक की इकोलॉजी सिर्फ पानी के अंदर जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके लिए नहीं होती है, जो उनके आसपास का इकोलॉजिकल एरिया जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, जो फ्लोरा और फौना जितने भी हैं वो सब कुछ प्रिजर्व करे जाते हैं, उन सबका कंजर्वेशन होता है, वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन करा जाएगा। देखें, जो लीडिंग, ठीक है, ऐसी एक्टिविटी जो डिग्रेड करती है, नुकसान पहुंचा रही है, मिसयूज हो रहा है, एंक्रोचमेंट हो रहा है लेक के अराउंड या लेक पे, उसको कंट्रोल किया जाएगा, उसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। टू प्रोटेक्ट इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी, ठीक है, ये इसका एम है, इंटेग्रिटी ऑफ द लेक एंड प्रमोट्स इट्स सस्टेनेबल यूज एंड टूरिज्म डेवलपमेंट अंडर रेगुलेटेड, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटेड नॉर्म, रेगुलेशन के साथ में उसको यूज करना है। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट वेस्टेज नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। आपके एग्जाम के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोटिफाइड लेक एरिया क्या होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेक, ऐसी कोई लेक या वाटर बॉडी जिसको नोटिफाइड एरिया बोला जाता है, उसको एक स्पेशल लीगल स्टेटस दिया जाता है एनवायरमेंट और अर्बन रेगुलेशंस के अंडर में। ठीक है, एनवायरमेंट रेगुलेशंस, ठीक है, और अर्बन किसके लिए बोलेंगे? जहां पर लोग जाके बसते हैं, जहां पर सिविलाइजेशन होती है। तो ऐसे ही इंक्रोचमेंट्स हो रहे हैं और होटल्स बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, कॉलोनियां कट रही हैं, ठीक है, ये सब अलाउड नहीं होगा। नोटिफाइड एरिया इन चीजों को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर देता है। ठीक है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? strict control on construction and commercial activity, conservation and restoration activities, monitoring and legal protection from encroachment and any kind of pollution। हर तरीके का pollution यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
नकी लेक के बारे में यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं। माउंट आबू में है, हिस्टोरिकल और कल्चरली सिग्निफिकेंट है, टूरिज्म, बायोडाइवर्सिटी और लोकल इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में राजस्थान लेक डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्या रोल है, उनकी बात की गई है। आरएलडीए का क्या रोल है, आरएलडीए रिस्पॉन्सिबल किस लिए है, वो आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि पता लगाते हैं, डेवलप करते हैं, बचाते हैं, रिस्टोर करते हैं, जो भी नुकसान हो गया उसको वापस हटाते हैं, और लेक्स की जो इंटेग्रिटी है उसको मेंटेन करते हैं पूरे स्टेट में। आरएलडीए है राजस्थान की अथॉरिटी, तो पूरे स्टेट में जितने भी लेक्स हैं वो सब इनके अंडर में आएंगी। ठीक है, अथॉरिटी क्या करती है, ये अथॉरिटी ये रिकमेंड करती है और इंप्लीमेंट करती है कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। ठीक है ना, किसी भी जगह पे कैसा नुकसान है, हर जगह का अलग अलग टाइप का नुकसान होगा। ठीक है, और हर नुकसान के लिए एक अलग सोल्यूशन चाहिए, तो आरएलडीए हैं जो बताते हैं कि किस तरह का नुकसान किस तरीके का सोल्यूशन की मांग करता है। ठीक है, ये आरएलडीए का काम है। और यूडीडी का क्या काम है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का क्या काम है, जब आरएलडीए किसी एक जगह को प्रपोज कर देता है नोटिफाइड लेक के लिए या नोटिफाइड एरिया के लिए, तो यूडी अर्बन डेवलपमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो हैं वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑर्डर निकालते हैं, जिनसे क्या पता चलता है कि इनको पता चल जाता है कि ठीक है ये एरियाज अब नो गो जोन हो गए हैं, यहाँ अपन कमर्शियल एक्टिविटीज या किसी भी टाइप की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं कर सकते। ठीक है, इनका रोल बाद में आता है, पहले आरएलडीए बताता है कि कहाँ कहाँ पर आपको नहीं जाना है, फिर ये बोलते हैं कि ठीक है हम यहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल समझने के लिए बता रही हूँ, लर्न करना है इन चीजों को। नोटिफिकेशन के आउटकम्स क्या हैं, जो मैंने अभी अभी बोला वो सारे के सारे आउटकम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। आरएस मेंस में आपके इन तीनों टॉपिक्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नोटिफाइड लेक क्या होती है या नोटिफाइड एरिया क्या होता है, कौन बताता है, उसका क्या रोल होता है, उसको नोटिफाइड एरिया बताने के बाद में क्या इफेक्ट आता है, ये सब कुछ आपका मैंने कवर कर दिया है, इसी पॉइंट में आएगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है राजस्थान टू डिप्लॉय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन। राजस्थान में मिनरल्स बहुत हैं। ठीक है, राजस्थान आई थिंक इंडिया का वन ऑफ द टॉप स्टेट्स है जहां पर कॉपर सबसे ज्यादा माइन होता है ना। आई थिंक राजस्थान ही है, वन ऑफ द टॉप 5 में तो है ही है। तो जो ये क्या है, ये मिनरल एक्सप्लोरेशन है, हमने जमीन के अंदर खोदा और एक्सट्रैक्ट किया तभी तो पता चला ना। तो अब हम ऐसे ही इंडिस्क्रिमिनेट कहीं पे भी जाके खोदना शुरू नहीं कर देंगे कि पता चले हमें कहाँ पे क्या कौन सा मिनरल मिल रहा है। कई जगहों पे नहीं भी मिलता तो बहुत नुकसान होता है, इसमें बहुत पैसे लगता है, इन्वेस्टमेंट होता है सरकार का बहुत ज्यादा, टाइम भी खर्च होता है, रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट लगता है। तो हम उन सब से वेस्टेज से बचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन मार्किंग फर्स्ट एवर सच एप्लीकेशन इन द स्टेट। राजस्थान में पहली बार ऐसा होने वाला है, इंडिया में नहीं, राजस्थान में पहली बार ऐसा होने वाला है। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट्स कहां पर है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भीलवाड़ा, भरतपुर एंड पार्ट्स ऑफ चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा, भरतपुर और पार्ट्स ऑफ चित्तौड़गढ़ ये क्यों चूज किए गए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मिनरल रिसर्च चल रही है और हम मिनरल ऑलरेडी मिनरल रिच जोन्स हैं, तो चांसेस हैं कि यहाँ पर हम एटलीस्ट कुछ तो पाएंगे, और उसी के बाद में हम एआई और मशीन लर्निंग को कैसे यूज करना है मिनरल रिसर्च में सीख भी पाएंगे। ओके, प्रोजेक्ट कौन लीड कर रहा है, आरएसएमएटी कर रहा है, राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, नाम से ही पता चल रहा है मिनरल एक्सप्लोरेशन वाले काम हैं तो यही करेंगे। ठीक है, और किन के साथ मिलकर कर रहे हैं, भारत सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं, और नोटिफाइड प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसीज जो हैं उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। एक्चुअली एआई का मेजर काम यही करने वाले हैं, ये प्राइवेट अथॉरिटी हैं, इनके पास में ही ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो ये अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनको रेगुलेट करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है कि आप जमीन सरकारी जमीन प्राइवेट वालों को दे दोगे कि चलो दिखाओ एक्सप्लोरेशन करके, ऐसा नहीं होता ना। इसलिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार का आरएसएमएटी मिलके ये काम करेंगे। ठीक है, स्टेट में इस वक्त करंटली 82 टाइप्स के मिनरल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, और 57 मिनरल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लोरेशन या माइनिंग चल रही है। 57 ऐसे हैं जिनके ऊपर एक्टिव माइनिंग चल रही है। ओके, इसका एम क्या है, हम एआई क्यों यूज करना चाहते हैं, ताकि हम डिस्कवरी को फास्ट कर सके, है ना। क्रिटिकल मिनरल्स हैं कुछ, जैसे कॉपर हो गया, बेस मेटल्स हो गए, आयरन हो गया, कुछ स्ट्रेटेजिक मिनरल्स होते हैं जैसे कि लिथियम होता है, LITHIUM, ये एनर्जी के लिए यूज होता है। जो आपकी इलेक्ट्रिक कार्स आती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं, उनके अंदर जो बैटरीज होती हैं वो इसी से बनती हैं, लिथियम आयन बैटरीज कहते हैं उसको, सुना है ना। तो ये स्ट्रेटेजिक मिनरल भी है और कोर मिनरल भी है, एनर्जी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेटेजिक मिनरल मैं आपको बताऊं, थोरियम हो सकता है। ठीक है ना, थोरियम इंडिया में कहाँ मिलता है, थोरियम इंडिया में केरला में मिलता है। ठीक है, केरला में मोनाजाइट सॉइल्स हैं, उनमें थोरियम एक्सट्रैक्ट हो सकता है। समझ में आ गया। ओके, आगे चलते हैं। एआई क्या क्या एआई की हम कहाँ कहाँ यूज करने वाले हैं। एआई को हम ड्रिलिंग के लिए, केमिकल टेस्टिंग के लिए और ब्लॉक क्रिएशन के लिए यूज करेंगे, जो कि बाद में ऑक्शंस के लिए यूज किया जाएगा।
सरकार तो है नहीं कि माइनिंग करके खुद ही सब कुछ कर रही है, नहीं। सरकार सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक्स बना देगी कि यहाँ पर ये मिनरल मिलता है और फिर उस ब्लॉक का ऑक्शन होगा प्राइवेट एजेंसीज को, प्राइवेट जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको, और वो ऑक्शन से उस जमीन को लीज वगैरह पे लेंगे या जो भी प्रोसेस होने वाला है, और वहां पर माइनिंग करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, रिफाइनमेंट करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे और फिर वो मार्केट में आएगा। ठीक है, तो ये ऑक्शन करने वाला प्रोसेस जो है वो भी एआई की हेल्प लेंगे यहाँ पे सरकार। ठीक है, ठीक है, बेस्ड ऑन सैटेलाइट डेटा से ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार यूज करेंगे, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस हैं भारत सरकार के और राज्य सरकार के, उनको डेटाबेसेस को भी वो चेक करेंगे एआई वाले। ठीक है, एआई एनालिसिस क्या हम क्या चाहते हैं, हम एआई क्यों यूज कर रहे हैं टेक्निकली, ताकि हमारी कॉस्ट, टाइम और मैन पावर जो है वो रिड्यूस हो सके। भाई टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, अगर लोग खुद जाएंगे उनको एक्सप्लोर करने के लिए, खुद खुदाई होगी, खुद जमीन के अंदर जाना पड़ेगा, तो फिर उसमें टाइम लगेगा, मैन पावर लगेगी, कभी कभी हादसे होते हैं। ठीक है, तो कुछ जान माल का भी नुकसान हो सकता है, तो उन सब से बचने के लिए हम एआई यूज करने वाले हैं। टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी एंड साइंटिफिक इंटेग्रिटी, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल ट्रैकर, ये एनपीए ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था। ठीक है, ये ऑलरेडी कहाँ काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, तो इनके पास में एक एक्सपीरियंस है करने का, इसलिए इनके साथ काम करने वाले हैं अपन। चीफ मिनिस्टर ने क्या बोला है, ओके हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स या विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियोज आर नॉट हेल्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, माइनिंग का पोर्टफोलियो चीफ मिनिस्टर के पास ही है। लिस्ट में अगर माइनिंग है और ऑप्शंस में कहीं पे माइनिंग लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना है कि माइनिंग को अपन को टिक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि माइनिंग एक्चुअली चीफ मिनिस्टर के पास में है, और क्वेश्चन में क्या आया है, कौन कौन से पोर्टफोलियो चीफ मिनिस्टर के पास में नहीं है। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो का आपको पता होना चाहिए, राइट। डायरेक्टर, ठीक है, ये आपका चेंज होने वाला फैक्ट है, तो हो सकता है कि ये इसमें कुछ ना भी पूछा जाए, बट मैंने लगाया है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राइट। ओके, एग्जाम में क्या पूछेंगे, एग्जाम में किस कारण से इस टॉपिक को लिया है मैंने एग्जाम के लिए, क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी अंडर आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, प्राइम मिनिस्टर बोल बोल के थक गए हैं। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई स्पीच नहीं है जहां पर उन्होंने मेक इन इंडिया की या फिर आत्मनिर्भर भारत की या फिर विश्व गुरु होने की, इन टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करी है। कल्चर के रेफरेंस हो जाते हैं। अभी योगा के बारे में पढ़ा अपन ने थोड़ी देर पहले, ठीक है, योगा डे की रेफरेंस आती है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा बर्निंग न्यूज होती हैं, हर वक्त न्यूज में रहती हैं। तो आत्मनिर्भर भारत के कैटेगरी में इसको डाला जा सकता है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है, अगर हम खुद अपनी लिथियम पैदा करेंगे, खुद अपना थोरियम पैदा करेंगे, ठीक है, तो हमें न्यूक्लियर जो एनर्जी है वो हम खुद अपना यूज कर सकते हैं। और लिथियम अगर हम पैदा कर रहे हैं खुद का, लिथियम हमारे पास में मिल रहा है, उसी को हम ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और हम ही उसको फिर रिफाइन करके यूज कर रहे हैं, बैटरीज बना रहे हैं, तो हमें किसी भी फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंड होने की, इतनी ज्यादा डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एआई का मिनरल एक्सप्लोरेशन में यूज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सेम सब कुछ वही है। कहाँ कहाँ से डेटा लेंगे, वो सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग और जीपीआर से वो डेटा लेंगे। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, ठीक है, ये सब ऑलरेडी वो कर चुका है एआई छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाले स्टेट्स में, तो वहां से यहाँ पर सीखने को मिलेगा। ठीक है, पायलट एरिया, इन जगहों को क्यों चूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पोटेंशियल जियोलॉजिकल वो हैं, मेटल्स हैं जो हमें मिलते हैं ऑलरेडी। यहाँ पर कॉपर, बेस मेटल्स और लाइमस्टोन की माइनिंग है। इसका मतलब अगर इन मेटल्स की है तो और भी मेटल्स होने के चांसेस हैं। तो एक तो ये रीजन है, और दूसरा क्या है, क्रिटिकल माइनिंग, हाँ ये भी उसी का रीजन ही है। ऑर्गेनाइजेशनल कोलैबोरेशन, अच्छा ठीक है, इसमें कौन कौन ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है राजस्थान के, आरएसएमटी अपन पढ़ चुके हैं, एनपीई है, ये प्राइवेट एजेंसी है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, भारत सरकार की का मंत्रालय है। ठीक है ना, खनिज मंत्रालय, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये तीन मिलके एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू राजस्थान में भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ और भरतपुर, इन एरियाज में एआई और मशीन लर्निंग को यूज करके माइनिंग करेंगे अब। ठीक है, समरी हो गई सारी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनता है, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान गवर्नमेंट टू फॉर्म न्यू डिपार्टमेंट फॉर नॉन रेजिडेंट राजस्थानी, एनआरआर के लिए। एनआरआर, नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं एनआरआई, है ना। तो मजाक मजाक में लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिटर्निंग इंडियंस, वो एक बार चले जाते हैं वापस नहीं आते, है ना। तो वैसे ही एनआरआर है नॉन रेजिडेंट राजस्थानी। ठीक है, ये नॉन रेजिडेंट राजस्थानी कौन है, प्रवासी राजस्थानी हैं जो राजस्थान में नहीं रहते। अब वो हो सकता है कि वो इंडिया में कहीं भी रह रहे हैं या फिर इंडिया से बाहर कहीं भी रह रहे हैं, बस वो राजस्थान के हैं लेकिन राजस्थान में नहीं रहते, ये सब इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, और
इस साल से हर 10 दिसंबर को प्रवासी राजधानी दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, चलो। नया डिपार्टमेंट बना, ठीक है। चीफ मिनिस्टर भजनलाल जी शर्मा ने अनाउंस किया है एक नया डिपार्टमेंट जो कि प्रवासी राजस्थानीज को हैंडल करेगा। इनके जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं, इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर जो भी ये रेमिटेंसेस वगैरह भेजना चाहते हैं, या फिर इन यहाँ पर इंडिया में स्पेसिफिकली राजस्थान में आके कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सिंगल पॉइंट विंडो सिस्टम बनाया है। ठीक है, अनाउंसमेंट क्यों, कब हुआ? ठीक है, कब हुआ? प्रवासी राजधानी सम्मेलन 2025, जो कि ठीक है यहाँ होगा। इन्होंने क्या अनाउंस किया वो सब कुछ इसमें यही लिखा हुआ है, मैंने यही बताया अभी। अचीवमेंट्स, हाँ, हम इनके अचीवमेंट्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, वो बाहर गए हैं, नाम रोशन किया है। ठीक है, उम्मीद अच्छा काम करने वालों की है। वो बाहर गए हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, या फिर अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। ठीक है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इस डे को चूज किया गया है। और कहाँ कहाँ पर उनका, ठीक है, ये फील्ड्स हैं, यहाँ से यही फील्ड्स होती है मेजर। ठीक है, it was also decided that each district will appoint an additional district collector as the nodal officer for resolving, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट और फास्ट रिड्रेसल। इनकी कोई भी इश्यूज है, एनआरआर की कोई भी इश्यूज हैं, उनको एक सिंगल पॉइंट विंडो सिस्टम मिल जाए जहां पर उनकी उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सके। ठीक है, और वो कहाँ मिलेगा? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे नोडल ऑफिसर के रूप में हर जिले में, वो आपका सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है। 10 दिसंबर, ये बार बार मैं इसीलिए रिपीट कराया मैंने ताकि ये डेट याद हो जाए आपको। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एमसीक्यूज में, आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ओके। इन्होंने चीफ मिनिस्टर जी ने क्या क्या अनाउंसमेंट्स किए हैं, ये सब अनाउंसमेंट्स किए हैं। टाइम बाउंड प्लानिंग होनी चाहिए, प्रोग्रेस रिव्यू होना चाहिए, डायस्पोरा के इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना है हमें। ठीक है, हम चाहते हैं कि वो वापस इंडिया में इन्वेस्ट करें, राजस्थान में आके इन्वेस्ट करें। ठीक है, उनके साथ डायलॉग बढ़ाना है। 14 न्यूली नॉमिनेटेड चैप्टर हेड्स हैं। ये बेसिक बातें हैं कि एक्चुअली उनको अपन, जो बाहर चले गए ना, ठीक है, पढ़ने गए हैं या जॉब पे गए हैं या शादी करने के बाद में गए हैं या फिर बस चले गए हैं, बसने चले गए हैं कि हम तो वहीं रहेंगे, हम चाहते हैं कि वो हमसे कांटेक्ट बनाए रखें। ठीक है, इसके दो रीजंस हैं। एक तो कल्चरल रीजन होता है, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे लोग बाहर गए हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जब वो बाहर जाते हैं, कोई जॉब करते हैं कुछ भी, या कहीं रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, तो जब वो यहाँ जुड़े हुए रहेंगे ना इमोशनली, और क्या कह सकते हैं उसको, मतलब लोगों से जुड़े हुए रहेंगे, तो उनके वापस रिटर्न होने पर या तो वो रेमिटेंसेस देंगे। ठीक है, तो रेमिटेंसेस अपन को इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में रेमिटेंसेस आता है, तो वो एक तो वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो यहाँ पर वापस आकर अपनी मातृभूमि के ऊपर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करें। सिर्फ मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, नॉलेज इन्वेस्टमेंट भी होता है। हम चाहते हैं कि वो वापस आए, हमें कुछ सिखाएं। ठीक है, हमारी लाइफ को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। यही है इसमें सारा पॉइंट। प्रवासी राजस्थानी कौन होते हैं? ऐसे लोग जो राजस्थान के ओरिजिन के हैं लेकिन बाहर रहते हैं या काम करते हैं। अब वो स्टेट के बाहर की बात हो रही है, या तो वो इंडिया में कहीं ना कहीं है या फिर वो ओवरसीज हैं, अब्रॉड हैं। इनके सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो इकोनॉमिक रेमिटेंसेस के फॉर्म में है, मैंने अभी बताया। कल्चरल एक्सचेंज होता है, मैंने अभी बताया। और नॉलेज ट्रांसफर, नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करें, मैंने बोला ना, वही चीज है। सेपरेट डिपार्टमेंट की क्यों जरूरत है? ठीक है, जैसे एक दूसरी चीज, प्रवासी भारतीय दिवस है, भारत सरकार ऑलरेडी ये चीज सेलिब्रेट करती है। और कुछ स्टेट्स में भी देखा गया है कि वो अलग अलग डायस्पोरा के लिए डेज रखते हैं, अलग अलग सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट सिस्टम है उनके पास में भी, और अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं उन स्टेट्स ने, तो हम भी वो मॉडल अपना रहे हैं। ठीक है, चलो। मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? डेडिकेटेड डिपार्टमेंट होगा, नोडल ऑफिसर्स एडीसीज अपॉइंट किए जाएंगे, प्रवासी सम्मेलन किया जाएगा, एनआरआर्स के एक्सेलेंस और सर्विस को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। और ये रहा वो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। आप जहां काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, रह रहे हैं, वो आपकी कर्म भूमि है, हाँ, लेकिन ये आपकी मातृभूमि है, तो इसके प्रति भी कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही है। वो वाला पॉइंट है यहाँ पे। ओके, एनुअल सेलिब्रेशन हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा 10 दिसंबर को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये इसका डायस्पोरा का कोऑर्डिनेशन और स्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रेंथन किया जाएगा, वो पॉइंट लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट फोकस होगा, ऑब्वियसली बात है, वो वहां बाहर गए हैं, हम चाहते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, नॉलेज के रूप में पार्टिसिपेट करें, कल्चरल एक्सचेंज लाएं या फिर रेमिटेंसेस लाएं, रियल एस्टेट में, स्टार्टअप में, एजुकेशन में, हेल्थ, टूरिज्म और एमएसएमई सेक्टर्स में। यही है जो इकोनॉमी की बेसिक बैकबोन होती है। इनके बिना बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं एग्जिस्ट करते, ये बहुत बहुत बेसिक लेवल पे है, तो हम चाहते हैं कि ये स्ट्रेंथन हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली होम स्टेट भी बनाना चाहते हैं। अगर राजस्थान के लोग ही बाहर जाके राजस्थान को भूल जाएंगे तो फिर कोई और राजस्थान में इन्वेस्ट क्यों करेगा, है ना?
तो हम राजस्थान को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाना चाहते हैं। आपके एग्जाम में रेलेवेंस कहाँ कहाँ पर ये क्वेश्चन बनते हैं, इस टॉपिक के ऊपर कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन बनता है वो यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सिलिसट लेक जो है उसको रामसर लेक डेजिग्नेट करने की मुहिम चला रखी है, ठीक है। रामसर साइट क्या होती है या रामसर लिस्ट क्या होती है? रामसर एक तरीके की रामसर एक सिटी का नाम है जो कि ईरान में है, ठीक है ना। कहाँ है? ईरान में है। अभी वहां पर थोड़ा वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है कंट्री में, चलता रहता है। इस वक्त थोड़ा सा वॉलेटाइल हो गई है, दुनिया बड़ी वॉलेटाइल हो गई है। एनीवे, तो रामसर ईरान में है। 1971 में, कब? 1971 में एक रामसर कन्वेंशन हुआ था। ये आपने ज्योग्राफी में या फिर आपके एनवायरमेंटल स्टडीज में आपने पढ़ा होगा, रिवाइज कर लेते हैं अपन। रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में और दुनिया ने डिसाइड किया कि जो भी वेटलैंड्स हैं, है ना, उनका कंजर्वेशन और उनका प्रेजर्वेशन किया जाएगा, क्योंकि वेटलैंड्स जो होते हैं वो इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। वेटलैंड्स का थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस अगर इनको करा जाता है वेटलैंड्स को, तो इकोलॉजी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और जो लोकल वेदर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो फ्लोरा एंड फौना है, हो सकता है कोई ऐसी एक्सट्रीमली रेयर स्पीशीज हो सकता है एक्सटिंक्ट होने के खतरे पे आ जाए, ठीक है। तो इनको प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है और प्रिजर्व करना है। रामसर कन्वेंशन में डिसाइड किया गया और इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को सिग्नेटरी मेंबर की सॉरी, इंडिया ने कब साइन किया रामसर कन्वेंशन को? 1982 में, ठीक है। ये इंडिया ने साइन किया और रामसर कन्वेंशन कब आया वर्ल्ड में? 1971 में। ये रामसर कन्वेंशन और ये रामसर लिस्ट होती है। इंडिया में इस वक्त आई थिंक 91 साइट्स हैं इंक्लूडिंग सिलिसट लेक, 91 या 95 ऐसा कुछ फिगर है जो कि रामसर लिस्ट में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। चलो देखते हैं सिलिसट लेक कहां पर है। अलवर में है, राजस्थान के, और इसको रामसर लिस्ट में इंक्लूड करने की कोशिश है। इसको इस लिस्ट का नाम किसने सबमिट किया, सॉरी रिपोर्ट किसने सबमिट करी? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। किसको सबमिट करी? वेटलैंड अथॉरिटी एंड रामसर सेक्रेटेरिएट को सबमिट करी। अब वो फाइनली वही डिसीजन लेंगे, लेकिन उनको बताएंगे तो हम लोग ना। तो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट तैयार करी, उसमें मेंशन था कि सिलिसट लेक जो अलवर में है उसको रामसर कन्वेंशन के तहत कंजर्व और प्रिजर्व करने की जरूरत है। अब फाइनल अथॉरिटी कौन है इसका फैसला लेने वाले? वेटलैंड अथॉरिटी एंड द रामसर सेक्रेटेरिएट जो है वो फाइनल अथॉरिटी होंगे। ये राजस्थान की 5th साइट है। तो राजस्थान की पहली 4 साइट्स कौन सी हैं? केवलादेव नेशनल पार्क हो गया जो कि भरतपुर में है, सांबर लेक हो गई, किंचन हो गया जो कि फलौदी में है, और मिनाड़ हो गई जो कि उदयपुर में है। ये आपको नाम याद करने हैं, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है। ये नाम याद करने हैं। तो राजस्थान में कितनी साइट्स हो गई टोटल? 5 इंक्लूडिंग सिलिसट लेक, ठीक है। केवलादेव हो गया, सांबल हो गया, सॉरी सांबर हो गया, किचन हो गया और मिनार हो गया, ठीक है। इंडिया में प्रपोज्ड, हाँ ये प्रपोज्ड है, ठीक है ना। 191 जो है ना ये प्रपोज्ड है। हमने इतने नाम भेज रखे हैं कि हमारे इन सबको रामसर लिस्ट में इंक्लूड कर दो, ठीक है। और सिलिसट लेक जो है वो सपोर्ट करती है 150 स्पीशीज ऑफ माइग्रेटरी एंड नेटिव बर्ड्स। उसका नाम सुना आपने? क्या नाम उसका? साइबेरियन क्रेन, ठीक है ना। ये कहां से आती है हमारे पास में? रशिया से आती हैं। चलो फन एक्टिविटी, साइबेरियन क्रेन रशिया से आती है तो मैंने बता दिया। राजस्थान में कहां पर आती है? क्या वो एरिया जहां पर साइबेरियन क्रेन आ रही हैं, माइग्रेट करके यहाँ पर टाइम स्पेंड करने आ रही हैं, क्या वो एरिया नोटिफाइड है, या वो एरिया नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या फिर वो एरिया वेटलैंड है, रामसर लिस्ट में इंक्लूडेड है? पता करना और लिखना, कमेंट्स में लिखना, ठीक है। ये आज की एक्टिविटी है, ओके। इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट है सिलिसट लेक, ओके। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सर्वे कंफर्म किया है सिलिसट में जो भी इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल क्राइटेरिया रामसर की लिस्ट में जाने के लिए जरूरी है वो यहाँ पर पूरी होती हैं। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जो है उन्होंने बताया कि सिलिसट का रिकॉग्निशन सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहां पर बायोडाइवर्सिटी है, इसलिए भी है क्योंकि इको टूरिज्म को प्रमोट करने की और सस्टेनेबल हैबिटेट डेवलपमेंट करने की यहाँ पर चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, इसलिए भी हमने सिलिसट लेक को सजेस्ट किया है क्योंकि हम यहाँ पर इको टूरिज्म बना सकते हैं और हैबिटेट डेवलपमेंट सस्टेनेबली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। रामसर साइट, अच्छा ये यहाँ लिखा हुआ है, ओके। मैंने पहले आपको बता दिया रामसर ईरान में है। 1971 में कंजर्वेशन, यहाँ पर एक इंटरनेशनल ट्रीटी दुनिया साथ में आई और मैं आपको बता दूं बहुत सारी ट्रीटी साइन हुई हैं, ठीक है ना। क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, याद है सब कुछ।
सब कुछ हुआ, लेकिन जितना सीरियसली दुनिया रामसर लेक्स को लेती है, रामसर लिस्ट को लेती है, उतना सीरियसली, उतना डेडिकेशन दूसरी जगहों पे खास नहीं है। ये बहुत है, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते भी हैं। आपके यूपीएससी से लेकर आपके एसएससी तक के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है। अच्छा, रामसर कन्वेंशन क्यों साइन किया गया, इंटरनेशनल ट्रीटी क्यों बनी, उनका एम क्या था? टू एंश्योर वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स ग्लोबली, ठीक है ना। वेटलैंड्स मैंने आपको पहले बताया बहुत सेंसिटिव होते हैं। वेटलैंड्स में आपके लेक्स आएंगी, एस्चुरीज आएंगी, आपके जो वाटर सप्लाई, जो भी जहां पर भी पानी है ना, वाटर लॉगिंग अगर कहीं पे हो रही है, पानी है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसका इकोलॉजिकली सेंसिटिव होना नेचुरल है, ओके। तो उनको बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, और वहां पर जो फ्लोरा एंड फौना है उनको नुकसान ना हो, उसके लिए रामसर लिस्ट एग्जिस्टेंस में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिलिसर लेक के बारे में आपके कुछ फैक्ट्स हैं। अलवर सिटी में है, 1845 में महाराजा विनय सिंह जी ने इसको बनाया था अपने सब्जेक्ट्स के वाटर यूज के लिए, वाटर सोर्स के रूप में, ठीक है। इस वक्त वाइटल इकोसिस्टम है यहाँ पर, बहुत एवियन बायोडाइवर्सिटी। एवियन किसको बोलते हैं? बर्ड्स को। एवियन बर्ड्स को बोलते हैं। ये वर्ड आया है, रूट वर्ड है एवी से, AVIS, ठीक है ना। ये आपका रूट वर्ड है, और ये AVI आपको जिस भी वर्ड में मिलेगा ना, चांसेस हैं कि वो बर्ड्स के बारे में या फिर उड़ने वाले जीवों के बारे में कहीं ना कहीं बात हो रही है, ठीक है। इसमें एंडेंजर्ड और माइग्रेटरी बर्ड्स इन्वॉल्व हैं, राइट, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। और ये बहुत पॉपुलर है टूरिज्म की नजर से और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की नजर से भी। कौन सी जगह? सिलिसर लेक। कहाँ है? अलवर में। कब आई एग्जिस्टेंस में? 1845 में। किसने बनवाई? महाराजा विनय सिंह जी ने बनवाई, ओके। रामसर स्टेटस क्यों मैटर करता है? एक तो यहाँ पर अगर आप रामसर लिस्ट में आपकी जगह का नाम आ जाता है तो फंडिंग, रिसर्च और टूरिज्म को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है। उसको प्रिजर्व करने के लिए जो फंडिंग है, या फिर वहां पर जो रिसर्च होनी चाहिए फॉर एकेडमिक पर्पसेज या फिर किसी भी टाइप की साइंटिफिक पर्पसेज, उसको भी बूस्ट मिलता है। और टूरिज्म ऑब्वियसली बात है, वो पॉपुलर हो जाती है तो टूरिज्म तो बढ़ता ही है। उसके बाद में ओके, रामसर लिस्ट में आने वाली जगह अपने आप एलिजिबल हो जाती हैं प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन किसके लिए? इंटरनेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं उनके लिए, ठीक है। तो इंटरनेशनली जो वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने वाले जो संस्थाएं हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं कि ये नई वेटलैंड की जगह है, अपन को इसका भी ध्यान रखना है, तो फिर वो वहां विजिट करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, ठीक है। अगर आपकी जगह रामसर लिस्ट में आ जाती है तो इको टूरिज्म को प्रमोशन मिलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, साइंटिफिक रिसर्च को हाँ ठीक है, प्रमोशन मिलता है। और कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, यानी कि वहां पर जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है उसका रख रखाव करने के लिए, ठीक है। पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को सच में बनाए रखने के लिए। अगर पब्लिक ही इनडिफरेंट होगी या फिर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आतुर होगी ना, तो फिर वो डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा, वो बचेगा नहीं फिर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रामसर, ओके ठीक है, ये आपका मैंने बता दिया 191, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन एशिया, ओके। राजस्थान में 4 रामसर साइट्स हैं, केरादेव, संबल, तालछापर सेंचुरी और सिलिसर लेक। इसको कंफर्म करना एक बार, ठीक है। रेलेवेंस फॉर आरएस, ठीक है, ये आपका एग्जाम में किस रूप में पूछा जाएगा? एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी का जीएस पेपर 3 आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एसेज में, और या फिर जो आपके कॉम्प्रिहेंशन आते हैं इंग्लिश में या हिंदी में भी, जो ऐसे होते हैं, पैराग्राफ राइटिंग होती है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, रिपोर्ट राइटिंग होती है, इनमें आपका क्लाइमेट चेंज, वेटलैंड कंजर्वेशन, राजस्थान की खुद की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की जो पॉलिसीज हैं उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है। अब वो डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट ना पूछें, लेकिन अगर आपको इस चीज की, इस न्यूज की जानकारी है तो आप एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। वर्ड लिमिट में भी हेल्प मिलती है, और जो आपके एग्जामिनर हैं जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं ना, उन वो भी इंप्रेस होते हैं कि अच्छा ठीक है, दिस पर्सन हैज सम नॉलेज, ठीक है, तो अच्छे मार्क्स आने के चांसेस होते हैं, ओके। चलो, लोकल ग्लोबल एनवायरमेंटल लिंकेज जिसके बारे में बात होती है, सस्टेनेबल इको टूरिज्म एफर्ट्स होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? पूरी बात एक ही बात रिपीट हो रही है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव होगा 2025 का दिसंबर 11 और 12 को। दिसंबर 10 को क्या है? प्रवासी राजस्थान दिवस है, और दिसंबर 11-12 को क्या है? राइजिंग राजस्थान का सेकेंड एडिशन है, ठीक है। कहाँ होगा? जयपुर में होगा, ये मैंने आपको बता दिया, ओके। राइजिंग राजस्थान 11 और 12 दिसंबर 2025 को मेन फोकस किस चीज पे रहेगा? पिछले साल जो राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था 24 का, उसमें जो एमयूज साइन हुए थे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुई थी, उनकी क्या प्रोग्रेस है उसको शोकेस किया जाएगा। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर जी ने क्या बोला है कि इवेंट एक
की टू रियलाइजिंग द विजन ऑफ डेवलप्ड राजस्थान बाय 2047। 2047 क्यों चूज कर रखा है सबने? क्योंकि भारत को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे। 1947 में अपन आजाद हुए थे, ठीक है, किससे हुए थे? हाँ जी, ब्रिटिशर्स से हुए थे, है ना? तो 1947 से 2047 100 ईयर्स हो जाएंगे, तो हम चाहते हैं कि कम से कम एक सेंचुरी ही लगे और हम डेवलप हो जाएं, ठीक है। गवर्नमेंट का फोकस है ये। कॉन्क्लेव किस चीज पे फोकस करेगा? सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। जो भी इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप्स हैं उनका ध्यान रखना है, ठीक है। शहर से शहर डील करेंगे, सिटी स्टेट से स्टेट डील करेंगे और इंडस्ट्री से इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स यहाँ पर की जाएंगी। प्रेजेंटेशन बनाया जाएगा, जो भी एमओयू साइन हुए थे उनका क्या इंप्लीमेंटेशन है, उनकी क्या प्रोग्रेस है, इंडस्ट्रियल और उनका इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक क्या इंपैक्ट होगा, ठीक है। ये पेज इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इसमें एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का विजन डिस्कस होगा, ठीक है। चीफ मिनिस्टर जी ने क्या बोला है? इंस्ट्रक्ट किया है टू प्रिपेयर डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट्स ऑन ग्राउंड ब्रेकिंग एक्टिविटीज, जो कि नवंबर 2025 में शेड्यूल्ड है। फिर कुछ दिनों में वैसे भी आपका राइजिंग राजस्थान का इवेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज नेशनल इंटरनेशनल स्टार्टअप प्रोग्राम्स, सॉरी रन अप प्रोग्राम्स, थीमेटिक डिपार्टमेंटल सेमिनार्स एंड स्पेशल सेशन ऑन मिनरल वेल्थ। मिनरल वाली अपन ने बेबी किस कौन सी न्यूज पढ़ी थी? एआई वाली, ठीक है। तो वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि वो राजस्थान में पहली बार हो रहा है, तो अगर उसमें हम कुछ डेवलप करते हैं या फिर हमने कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी कर ली तो हम यहाँ पर उसको, हाँ, यहाँ पर अपन उसको शोकेस करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। डेडिकेटेड सेशंस मैंने आपको पहले ही बताया था, वर्कर, विमेन, यूथ और फार्मर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये लगभग हर स्कीम के आसपास इन वर्ड्स को जोड़ा जा सकता है। इवेंट विल फीचर पैनल डिस्कशंस, राउंड टेबल, फायरसाइड चैट्स, अच्छा अलाव जला के भी बातें शातें होंगी, ठीक है। फायर साइड चैट्स, ये मैंने अभी भी रीड किया आपके साथ ही। एंड एंकर इन्वेस्टर समिट, ठीक है। जो कॉन्क्लेव, जो टिपिकल कॉन्क्लेव होते हैं वो वाला है ये, ओके। फायर साइड वाली चीज नहीं है, ओके। राजस्थान में बहुत ठंड पड़ती है दिसंबर मिड में, तो ऑब्वियसली फायर साइड की तो जरूरत है ही, ओके। आपके एग्जाम में आपको क्या क्या पढ़ना है? एग्जाम के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है? राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव जो है वो राजस्थान को एक प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में दिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया राजस्थान में आके इन्वेस्ट करे। कैसे करेंगे? जब हम यहाँ पर इस तरह के इवेंट्स करेंगे और शोकेस करेंगे कि यस वी हैव द पोटेंशियल टू वर्क एज वेल, ठीक है ना। तो हम भी 2047 तक डेवलप होने की चाह रख रहे हैं। It builds upon the success of 2024 summit by creating continuity and accountability on memorandum of understandings and investment promises। 2024 जो नवंबर दिसंबर में जो कॉन्क्लेव हुआ था, सॉरी समिट हुई थी, उसमें जो एमओयू साइन हुए या जो भी डील्स हुई, उनसे हमने अभी तक क्या प्रोग्रेस करी है, एक तो वो, और इसमें कॉन्टिन्यूटी भी होगी। जो पहले यहाँ पर डील करके गए उनको वापस इन्वाइट किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि भाई कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। कुछ कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच, कुछ और भी कर दो, है ना। ओके। की फोकस एरियाज क्या क्या होंगे? इम्प्लीमेंटेशन होगा, विजन अलाइनमेंट होगा और सेक्टोरल कवरेज होगा। इम्प्लीमेंटेशन किस किस चीज का? जो भी एमओयू साइन हुए थे डिपार्टमेंट वाइज उनको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। विजन क्या? विकसित राजस्थान 2047 आ गया यहाँ पे, डेवलप्ड राजस्थान 2047 का जो हमारा प्लान है। राइजिंग राजस्थान 2026 के लिए भी हम अभी विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। और सेक्टोरल कवरेज मतलब अलग अलग सेक्टर्स की बात यहाँ पर की जा रही है। मिनरल सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एमएसएमई। एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर टूरिज्म, ये मेजर डिपार्टमेंट्स, मेजर इंडस्ट्रीज होती हैं। इन सब सेक्टर्स को, इन सब इंडस्ट्रीज को अलाइन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है राइजिंग राजस्थान। बैकग्राउंड क्या है राजस्थान को प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन? आई थिंक ये रिपीट हो गई, ये स्लाइड रिपीट हो गई है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है, साफ स्लाइड है। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन डू इट हियर। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, ठीक है। एफडीआई आएगा, एफडीआई आएगा तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो हर रीजन में एक बैलेंस क्रिएट होगा। इस वक्त राजस्थान में मोस्ट डेवलप एरिया कौन सा है? जयपुर है, क्योंकि कैपिटल है, लेकिन जयपुर राजस्थान के मिड में नहीं है, जयपुर नॉर्थ ईस्ट साइड में है, ठीक है। तो राजस्थान के जो बाकी एरियाज हैं वो थोड़े अंडर डेवलप रह गए हैं इन कंपैरिजन टू जयपुर। तो हम चाहते हैं कि सेक्टर वाइज या सिटी वाइज या जो भी इंडस्ट्री वाइज इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो पूरे राजस्थान में फैले, ताकि रीजन बाय रीजन वहां पर डेवलपमेंट पहुंच सके, ओके। हाँ यही है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एसएमएस अचरोल और बगरू में स्पोर्ट्स कॉलेज खोला जा रहा है। स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स कॉलेज टू बी डेवलप्ड नियर एसएमएस स्टेडियम, अचरोल एंड बगरू, ठीक है। सच बता रही हूँ मैं, यही न्यूज है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये बहुत ही इजी है। इसमें ठीक है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नाम किस पे होगा? महाराणा प्रताप जी के ऊपर होगा। ये
राजस्थान की पहली ऐसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, ये अचरोल में खोली जाएगी, ठीक है। और राजस्थान इज अबाउट टू बिकम द हब ऑफ स्पोर्ट्स, एक तो ठीक है, ओके। कहाँ कहाँ पर, ये तीनों ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं। एसएमएस स्टेडियम अचरोल और बगरू में। मल्टीपर्पज स्टेडियम ये तो अचरोल में है। महाराणा प्रताप वाली जो यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये राजस्थान की पहली ऐसी होगी जो बनाई जा रही है, ये अचरोल में है। बगरू वाली के लिए क्या है, मल्टीपर्पज स्टेडियम है, और ये एरिया है 7.66 हेक्टेयर्स की लैंड यूटिलाइज की जाएगी, और ये गवर्नमेंट लैंड होगी। ऑब्वियसली बात है, प्राइवेट लैंड पे गवर्नमेंट नहीं काम कर सकती है। फैसिलिटी में क्या, इस फैसिलिटी में क्या क्या होगा, एक स्पोर्ट्स कॉलेज होगा, ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे और हॉस्टल अकोमोडेशन सर्विसेज भी होंगी, ताकि वहां पर रह के एथलीट्स और स्टूडेंट्स रह के अपनी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। एसएमएस में ऑलरेडी ये सब कुछ है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बैडमिंटन हॉल है, बॉक्सिंग रिंग्स हैं, रेसलिंग मैट्स हैं, स्विमिंग पूल है, और बाकी के स्पोर्ट्स के लिए भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। ये एसएमएस में ऑलरेडी है, और डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, ओके। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स एजुकेशन को और इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करने की या प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाम क्या है यूनिवर्सिटी का, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। कहाँ पर, अचरोल में, ठीक है ना। कैंपस कहाँ कहाँ पे होगा, 3 की एरियाज में होगा, एसएमएस स्टेडियम, अचरोल और बगरू। प्रपोज यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज में क्या होगा, स्पोर्ट्स साइंस होगी, मैनेजमेंट, फिजिकल एजुकेशन, ये सब मेजर फैकल्टीज होंगी। उसके अलावा आपका रिसर्च की फैकल्टी भी यहाँ पर अवेलेबल होगी। रिसर्च किस चीज में, स्पोर्ट्स में एंड फिजिकल एजुकेशन में। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं बता दूं, ठीक है ना। इन दोनों में रिसर्च फैसिलिटी आपकी अवेलेबल होगी, ओके। इम्पैक्ट ऑन राजस्थान, स्पोर्ट्स एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। जो हमारा खेलो इंडिया या जो फिट इंडिया जो कैंपेन्स हैं भारत सरकार के, उसके साथ में अलाइन होते हैं, और हम वर्ल्ड क्लास एथलीट्स यहाँ से प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, जयपुर ऑलरेडी सेंट्रली लोकेटेड है। राजस्थान भर के जो स्टेट्स और आसपास के स्टेट्स के भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो ट्रेनीज हैं, एथलीट्स हैं, जो एस्पायरिंग एथलीट्स हैं, वो सब आते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए। तो राजस्थान का जयपुर जो है वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा उनके लिए, और दूसरे स्टेट्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे सिंपल सा है, रेसलिंग के लिए कौन फेमस है, हरियाणा फेमस है। तो अगर यहाँ पर राजस्थान में कोई रेसलिंग सीखना चाहता है तो उसकी पहली पसंद हरियाणा हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उस चीज के ऊपर डेवलप्ड है। तो हम चाहते हैं कि वो बाहर ना जाएं, परेशान ना हो, यहीं पे हम उनको घर पे ही दे देंगे जो भी चाहिए, ठीक है। जयपुर में प्रोवाइड हो जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट न्यूज है, ये आपके बहुत ही बेसिक फैक्चुअल न्यूज है। आपको नाम याद करने हैं, कैटेगरी याद करनी है, किसको किसमें कितना गोल्ड मिला है, सब कुछ याद करना है। इसमें मैं आपकी कुछ खास हेल्प कर नहीं सकती। इसमें एक ट्रिक बता देती हूँ मैं लर्न करने की। एथलीट का नेम लिखो, गोल्ड लिखो या सिल्वर लिखो, या अगर ब्रॉन्ज मिला है तो वो लिखो, और यहाँ पर उसकी कैटेगरी लिखो, टेबल बना लो, ठीक है। यहाँ पर नाम लिखो एथलीट का, उसको क्या मिला है, उस वो मेडल कौन सा मिला है वो लिखो, और किस कैटेगरी में मिला है वो लिखो। इसकी टेबल बनाओ और उसको कुछ दिन तक रोज देखो, ये अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। वैसे 34th सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप हुई मेन एंड वुमेन की पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में। ये कहाँ पर है, ये जयपुर में है। जयपुर के मानसरोवर इलाके में पूर्णिमा यूनिवर्सिटी है, वहां पर ये चैंपियनशिप हुई। क्या नाम है चैंपियनशिप का, नेशनल वुशु चैंपियनशिप, ठीक है। इस चैंपियनशिप में राजस्थान ने 24 मेडल्स जीते हैं, 10 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। ये आपके गोल्ड की कैटेगरी के लोग हैं। मेघा जोशी ने 48 केजी वेट कैटेगरी में गोल्ड उठाया है। दिव्यांशी ने 70 केजी वेट कैटेगरी में गोल्ड उठाया है। अमन पारेख ने 52 केजी वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता है, ठीक है। ये सब आपको नाम याद करने हैं। मैं मतलब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। कौन कौन सी उसमें कैटेगरीज में, ये तो आपके शायद वेट लिफ्टिंग वाले कैटेगरीज हैं। फ्लेक्सिबल वेपन और ओके, विकास चौधरी, देवराज सैनी, इन्होंने फ्लेक्सिबल वेपन में जीते हैं, और मयंक ने दूसरी स्टाइल्स और ग्रुप इवेंट्स में मेडल जीता है। ये गोल्ड की कैटेगरी वाले हैं। ये सिल्वर वाले देख लो, यहाँ पे विकास यादव 100 केजी, अभिजीत असवाल, अनंत सैनी एंड गुरप्रीत सिंह, प्रेम सिंह, गुलशन इन अदर स्टाइल, कामाकाशी आचार्य जो हैं वो दूसरी स्टाइल में, ओके। और ये ब्रॉन्ज वाली आपकी लिस्ट है। तो सिल्वर मेडल की, ब्रॉन्ज मेडल की और गोल्ड मेडल की आपको लिस्ट यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। इसको कोई और तरीका नहीं है, मैं बता दूं, इसको चल के पढ़ के रटने से कोई फायदा नहीं है। इसकी टेबल बना लो, ठीक है। तीनों मेडल्स की एक टेबल बना लो। एग्जाम के लिए क्या फोकस में रखना है आपको कि नेशनल लेवल सीनियर वुशु चैंपियनशिप हुई, कहाँ हुई, जयपुर में हुई, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में। इसमें इंडिया के लोगों को मार्शल आर्ट्स का टैलेंट दिखाने का मौका मिला है, ठीक है। ऑर्गेनाइजर कौन था, वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद पूर्णिमा यूनिवर्सिटी। मैं आपको बता चुकी, जयपुर में है, ओके। राजस्थान का क्या अचीवमेंट है, राजस्थान कंट्री में बेस्ट स्टेट उभर के आया है इनमें, वुशु चैंपियनशिप में। हमने किन किन को हराया, हमने हरियाणा जैसे स्टेट को, अभी अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, रेसलिंग के नाम पे हरियाणा नंबर 1 पे आता है, ठीक है, राइट।
फर्स्ट टाइम राजस्थान डोमिनेटेड बोथ ताउलू एंड सांडा कैटेगरीज। ये कैटेगरीज हैं आपके वुशु चैंपियनशिप की, ठीक है। ये वो स्पारिंग वाले गेम देखे आपने, वो पतली सी तलवार होती है और वो ऐसे ऐसे चलाते हैं और वो हेलमेट पहने हुए होते हैं व्हाइट कलर की, ठीक है ना। इट्स एक्चुअली वेरी फन गेम। मुझे कम समझ में आता है क्योंकि इतना कॉमन है नहीं वो गेम। आई एम मोर इनटू एमएमए, बट स्विमिंग वगैरह ये तब मुझे समझ में आती है। बट ये समझ में आ गया मैं कौन सी वाली गेम की बात कर रही हूँ, उस स्पोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। विमेन एम्पावरमेंट की बात है। 10 में से कई सारे गोल्ड, अब ये गिनने वाली चीज थी, आई डोंट नो कि क्यों नहीं गिनी, यहाँ पे क्यों नहीं लिखे हुए, ठीक है। बहुत सारे गोल्ड आपको विमेन के मिले हुए हैं, लिस्ट बनाओ निकालो, ठीक है। ओके, स्पोर्ट्स सपोर्ट सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बैकिंग फ्रॉम राजस्थान वुशु एसोसिएशन ऑफिशियल्स प्लेड अ क्रूशियल रोल इन टीम, ठीक है। ये तो अगर आप एसोसिएशन का आपके पास साथ नहीं होगा तो फिर आप क्या ही कर पाओगे, तो फिर उसकी बात हो रही है, राइट। एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें लिखने को कहाँ कहाँ मिलेगा, राजस्थान के इमर्जिंग एक्सेलेंस इन नॉन मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स। इंडिया में मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स कौन से हैं, क्रिकेट के अलावा क्या है, हॉकी है, फुटबॉल है, रेसलिंग है, बैडमिंटन है, चेस है। अभी रिसेंटली तो चेस बहुत ज्यादा हाईलाइट में है। ये इंडिया के मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स हैं। स्पारिंग हो गई, मार्शल आर्ट्स हो गए, कराटेज हो गए, जूडो, रेसलिंग वगैरह जो होती हैं वो सब हो गए, मिक्स मार्शल आर्ट हो गए जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी। ये सब नॉन मेन स्ट्रीम है, कहने का मतलब ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो अगर राजस्थान के एथलीट्स इस तरह से मेडल्स लेकर आ रहे हैं इन स्पोर्ट्स में, तो इसका मतलब नॉन मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स को भी एक मौका मिल रहा है एमर्ज होने का, एक्सेलेंस दिखाने का, ठीक है। स्टेट लेवल स्पोर्ट्स फेडरेशन का रोल हाईलाइट होता है, ठीक है। कौन ये जो आपके टॉपिक्स होंगे ना, इन टॉपिक्स के अंदर आपको इस न्यूज को लिखने का मौका मिल सकता है, वर्ड लिमिट तक पहुंचने का मौका मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। राजस्थान टारगेट्स फॉर्मेशन ऑफ 125 न्यू एफपीओज इन 25-26, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मीटिंग हेल्ड ऑन, ठीक है। एफपीओ क्या होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। एफपीओ का मतलब क्या होता है, बहुत सारे फार्मर्स होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, साथ आते हैं और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं। उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का काम फार्मिंग रिलेटेड हर चीज उसका काम होता है, ठीक है ना। प्रोक्योरमेंट से लेकर एंड कस्टमर तक, रिटेल होने तक, जो भी फार्मिंग रिलेटेड काम है, एग्रीकल्चर के टच होने वाला काम है, वो एफपीओ करता है। हर एफपीओ का रोल फोकस अलग अलग हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द ग्रुप जिसने वो एफपीओ बनाया है, ठीक है। न्यूज देखते हैं। 125 नए एफपीओ खोले जा रहे हैं। 2025-26 के जो बजट है राजस्थान का, उसमें हमने एफपीओ को इंपॉर्टेंस दी है। प्रपोज्ड राजस्थान एफपीओ पॉलिसी, ठीक है, उसमें 125 नए एफपीओ खोले हैं बजट के अनुसार, ठीक है। मीटिंग हुई थी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये सब आपके ये फैक्ट चेंज हो सकते हैं। जैसे मैं बताती थी आपको, जैसे इस तरह के नाम होते हैं ना, अब ये ऑफिसर्स होते हैं। राजन विशाल जी जो हैं, ये सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हैं, अभी सेक्रेटरी हैं इस डिपार्टमेंट के। कल उनका कहीं अगर बाई चांस और ट्रांसफर हो जाता तो आपका ये फैक्ट यूजलेस हो गया। तो इसलिए इन फैक्ट्स को बेसिकली याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व था, ठीक है। चलो, एम इज टू, इसका एम क्या है, क्यों बनाए जा रहे हैं एफपीओस, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि पूरे राजस्थान में हर जगह एफपीओस को बनाया जा सके, ठीक है ना। इसका काम क्या होने वाला है, टू अट्रैक्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम अदर स्टेट्स एफपीओ पॉलिसीज। और भी स्टेट्स हैं जिनमें एफपीओ चलते हैं। एफपीओ एक्चुअली एक तरह का, कैसे बताऊं मैं आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उसके जैसा होता है एफपीओ, ठीक है ना। एफपीओ की और भी स्टेट्स हैं जिसमें एफपीओ चलते हैं, तो उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हम चाहते हैं कि वो हम बेस्ट प्रैक्टिसेस राजस्थान में लेकर आए, ठीक है ना। ड्राफ्ट पॉलिसी किसने बनाई थी, प्रसाद शर्मा जी ने बनाई थी, जॉइंट डायरेक्टर हैं एफपीओ के। अगेन ये सेम चेंज होने वाला फैक्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किसने ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई, ड्राफ्ट पॉलिसी कौन सी होती है, जो फर्स्ट टाइम पॉलिसी बनाई जाती है, उसमें ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है कि जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट डायरेक्टर बाद में चेंज हो जाए, सेक्रेटरी बाद में चेंज हो जाए एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के, उससे फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन आता है कि ड्राफ्ट पॉलिसी किसने तैयार करी थी, तो लक्ष्मण प्रसाद शर्मा जी ने तैयार करी थी। हाँ, मैं हूं ना मूवी देखी है उसमें जो लक्की है ना, उसका नाम भी लक्ष्मण प्रसाद शर्मा ही होता है। मेरे को मूवीज का है शौक थोड़ा, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, फैक्ट लर्न करने वाला, ये आपका फैक्ट लर्न करने वाला है बाय नेम, नाम यहां पर आना चाहिए आपको, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंट एफपीओ पॉलिसी की बात हो रही है, नेशनल पॉलिसी भी है, भारत सरकार की भी एक नेशनल एफपीओ पॉलिसी है। हम उसको फाउंडेशन मान के, या फिर एक कह सकते हैं कि उसको मॉडल मान के हम अपनी पॉलिसी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। एफपीओ पॉलिसी का की ऑब्जेक्टिव क्या है, ये 4 की ऑब्जेक्टिव है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, मार्केट और क्रेडिट को लिंक कर, क्रेडिट क्या होता है, बैंकिंग सर्विसेज है ना, लोन सर्विसेज जो होती हैं आपकी, क्रेडिट सर्विसेज होती हैं, उनको लिंक करना है।
सब्सिडीज प्रोविजन की बात हो रही है, और फाइनेंशियल एड कहाँ से कौन कौन सी स्कीम, स्टेट की या भारत सरकार की जो भी स्कीम चल रही है उनको लिंक करने की बात हो रही है। इंटीग्रेशन कैपेसिटी ऑफ एफपीओ जो है उनको सस्टेनेबल करने की बात कर रही है, लॉन्ग टर्म करने की बात हो रही है। ठीक है, एफपीओ पॉलिसी का ये काम होने वाला है। कहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें इन्वॉल्व हैं? नाबार्ड, एनसीडीसी, आईटीसी, आरएलडीपी, राजीविका और एफओआरवीसी। ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये सब कुछ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, है ना, या जो प्राइमरी सेक्टर है इकोनॉमी का उससे लिंक होते हैं। इकोनॉमी के कितने सेक्टर मानते हैं अपन? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। बहुत ही बेसिक लेवल की बात बता रही हूँ, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है? जो फार्मिंग और एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। एग्रीकल्चर में आपके हॉर्टिकल्चर भी आता है, पिसीकल्चर भी आता है, जो फिशेज होती हैं, है ना, और वो कौन सी होती है, मुर्गी पालन वगैरह जो होते हैं, वो सब कुछ एग्रीकल्चर में आते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आते हैं, ये एफपीओ इन सबको आगे ज्वाइन करके चल रहे हैं। ये सारे डिपार्टमेंट्स इसमें अलाइंड हैं। ओके, एग्जाम के रूप में एफपीओ की डेफिनेशन, अच्छा ठीक है, यहाँ बता रखी है, मेरे को जरूरत नहीं थी पहले बताने की। चलो, एफपीओ ऐसी रजिस्टर्ड एंटिटीज होती हैं जो कौन बनाता है? ग्रुप ऑफ फार्मर्स बनाते हैं, ताकि कलेक्टिवली फार्मिंग, इनपुट प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और फाइनेंस, इन सबको एज अ बिजनेस हैंडल कर सके। एक्सेस टू फाइनेंस का मतलब बैंकिंग सर्विसेज, क्रेडिट सर्विसेज। मार्केटिंग मतलब जो मैंने कहा ना कि लास्ट डिलीवरी जो होती है, रिटेल डिलीवरी होती है, वो भी ये हैंडल करते हैं। प्रोसेसिंग, जो बेसिक फर्स्ट लेवल आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो, अच्छा ठीक है, जैसे मान लीजिए कि गन्ने की खेती हो रही है, ठीक है, तो उसको सिर्फ काट के और फिर रख देना ही नहीं होता है, उसको काटना है और बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसको क्लीन करना है, उसको स्टॉक करना है, स्टैक करना है, उसको बांधना है, ठीक है ना। और मुझे नहीं पता कि इंडिया में इस तरह से इस वक्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारी बेसिक लेवल की जो फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, इनको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं इनको, बेसिक प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, ठीक है ना। ये सब कुछ इन्वॉल्व होती हैं। प्रोक्योरमेंट का क्या मतलब होता है? कहाँ से बीज मिलेगा, कहाँ से खाद मिलेगा, पानी कहाँ से आएगा, ये सब कुछ जो होता है। और कलेक्टिव फार्मिंग, ये मैंने आपको पहले बता दिया, बहुत सारे फार्मर्स आते हैं, कलेक्ट होते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, एफपीओ बन जाता है, और हर एफपीओ का एक अलग काम होता है। एक एफपीओ ये सारे काम नहीं करता, बहुत सारे एफपीओ मिलके ये सारे काम करते हैं, अलाइन होते हैं, इट्स लाइक अ वेब, सब मिलके काम करते हैं। ठीक है, एफपीओ की जरूरत क्या है? राजस्थान में एफपीओ पॉलिसी की जरूरत क्या है? फार्मर की इनकम बढ़ानी है, प्रधानमंत्री का सपना है फार्मर इनकम को डबल करने वाला, वो वाला पॉइंट है यहाँ पे। इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करना है, मार्केट एक्सेस तक हमें अपना सामान पहुंचाना है, मतलब मार्केट तक अपना सामान हमें पहुंचाना है। यूं नहीं कि पता चले वेयर हाउस में बड़ा बड़ा सड़ गया, खराब हो गया, ये सब नहीं करना है, ठीक है ना। फिर क्या है? राजस्थान की एग्रो क्लाइमेट डाइवर्सिटी, ठीक है, राजस्थान में बहुत सारे टाइप के क्लाइमेट्स हैं, तो बहुत रीजन स्पेसिफिक पॉलिसी बनना जरूरी है। रीजन स्पेसिफिक, क्रॉप सेंट्रिक, ठीक है ना, हर रीजन का एक अलग एफपीओ होगा, उसका अलग फोकस होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो सारी बात यहाँ पर रिपीट हो रही है। सेंट्रल पॉलिसी, यानी कि भारत सरकार की ऑलरेडी एक एफपीओ पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, राजस्थान अब खुद की टेलर मेड एफपीओ पॉलिसी बना रहा है, ठीक है। ओके, मैं मान के चल रही हूँ, लर्न भी हो रहा है साथ साथ में, इसके नोट्स भी बनाते रहना, पीपीटी में से भी देख के बना सकते हो, अदरवाइज जो मैं बोल रही हूँ, अगर मैं फास्ट बोल रही हूँ तो उसको स्लो करके देख लो, 0.75 की स्पीड पे देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, टेक्निकल गाइडेंस देंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, लीगल और मार्केट सपोर्ट मिलेगा, वाइबल और सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेस उनको एफपीओ को बनाना है, ठीक है। पॉलिसी किस चीज, कहाँ से हम कंपेरेटिव स्टडी कहाँ से ला रहे हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटका के एफपीओ मॉडल्स आर रियली गुड, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर लागू होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से सीखेंगे, सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या इन्वॉल्व होने वाला है? स्टोरेज, ग्रेडिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग, अच्छा प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, बेसिक प्रोसेसिंग यूनिट, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट। सी, आई वाज राइट, आई वाज हाफ वे राइट, ओके। ओके, हम क्या क्या फैसिलिटेट करने वाले हैं? ई नैम, एग्री एक्सपोर्ट जोन्स और क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को लिंक करने की भी यहाँ पर पॉलिसी का पार्ट है। ओके, नाबार्ड, एनसीडीसी, इनके स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है। नाबार्ड का आपको पता है, कब से पढ़ते आ रहे हो, कितने टाइम से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, और एनसीडीसी भी इसमें इन्वॉल्व है। राजीविका, वो नाम देखा था उधर, है ना, राजीविका एक तरीके का विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, SHG क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये एफपीओ से लिंक करेंगे। और आईटीसी, फॉरवेक क्या होते हैं? ये प्राइवेट चेन्स होती हैं। आईटीसी का तो नाम सुना है, फॉरवेक का नाम नहीं भी सुना तो आईटीसी तो जरूर सुना है ना। तो आईटीसी ये प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट है, और ये वैल्यू चेन में पार्टनरशिप प्रोवाइड करेंगे। वैल्यू चेन क्या होती है? वैल्यू चेन क्या होती है? सामान पैदा हुआ
और उसकी इनपुट लगी, वहां से लेकर सामान कंज्यूम हो गया एंड कस्टमर तक, वो जो पूरी की पूरी एक लाइन है, पूरा का पूरा आपका जो प्रोसेस है वो वैल्यू चेन का ही पार्ट है। एग्जाम में आपके इन टॉपिक्स में से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, आप इसको रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। कृष्णा विंस 2 गोल्ड, घनश्याम ऑल्सो एमर्जेस विक्टोरियस इन नेशनल डेफ स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। ये आपका फिर से स्पोर्ट्स और यूथ डेवलपमेंट के ऊपर का टॉपिक आ गया है, ठीक है ना। पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग में इन दोनों ने कमाल किया है। मैंने बॉडी बिल्डिंग वाली कैटेगरी देखी थी मैंने। खैर 27th नेशनल डेफ सीनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हुई थी और 10th नेशनल डेफ पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई थी। ये वाला मैंने पोर्शन देखा था, इट वॉज गुड। कानपुर में हुई थी। कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कानपुर किस चीज के लिए फेमस है? मतलब होता है ना कि हर जगह किसी चीज के लिए फेमस होती है, वैसे कानपुर अपने लेदर इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ठीक है ना। ओके राजस्थान के कृष्णा यादव जी जो हैं ये पावर लिफ्टिंग में 2 गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। एक तो 70 केजी कैटेगरी में लाए हैं और एक 72 केजी कैटेगरी में लेकर आए हैं। और घनश्याम यादव जी जो हैं वो कहाँ लेकर आए हैं? 130 केजी पावर लिफ्टिंग कैटेगरी में गोल्ड लेकर आए हैं, ठीक है। ये दोनों पावर लिफ्टिंग कैटेगरी में गोल्ड लेकर आए हैं। कृष्णा यादव 2 गोल्ड लेकर आए हैं, 70 और 72 केजी, और घनश्याम जी कहाँ पे लेकर आए हैं? 130 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड लेकर आए हैं। राजस्थान के एथलीट्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, इट वाज एक्चुअली गुड, ठीक है। आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, देखना जरूर, टाइम मिलता है, इंटरेस्ट है तो देखना जरूर, ठीक है। चैंपियनशिप, ओके चैंपियनशिप कौन ऑर्गेनाइज किसके लिए ऑर्गेनाइज हो रही है? हियरिंग इम्पेयर्ड एथलीट्स जो हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज हो रही है, ताकि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकें। किस किस 2 स्पोर्ट्स के ऊपर है? पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग। इससे क्या होता है? एक तो इंक्लूसिविटी होती है और इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। किनको? डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स को। हम आजकल इन लोगों को डिसेबल्ड नहीं बोलते हैं, ठीक है, हम क्या बोलते हैं? दे आर डिफरेंटली एबल्ड। हमने नेम चेंज किया है, ओके। अचीवमेंट्स क्या है? ये इन दोनों के अचीवमेंट्स वापस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ओके। सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, हमें इस जब हमारे एथलीट्स गोल्ड जीतते हैं या फिर किसी भी टॉप पोजीशन पे आते हैं तो पता चलता है कि सरकार की जो एक कोशिशें हैं स्पोर्ट्स को मेन स्ट्रीम करने की, या जो मेहनत कर रही है सरकार लोगों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट करने में, उसमें सरकार कुछ कुछ सफल हो रही है। कंपटीशन को एनकरेजमेंट मिलता है, रूरल एथलीट्स होते हैं वो शहर में आके compete करते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, कंपटीशन को एनहांसमेंट मिलता है, और स्पोर्ट्स सबके लिए है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लाइव देख पाते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स सबके लिए है, डिसेबल्ड है तो क्या हुआ, डिफरेंटली एबल्ड है तो क्या हुआ, स्पोर्ट्स तो है उनके लिए भी। तो जब वो इस तरह से मेडल वगैरह जीतते हैं तो इट्स लाइक अ प्रूफ कि हाँ कोई भी खेल सकता है, कोई भी अच्छा अचीवमेंट दिखा सकता है। इसकी रेलेवेंस आपके इंक्लूसिव स्पोर्ट्स डेवलपमेंट जो है राजस्थान का उसमें है, और रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स को भी बूस्ट मिल सकता है, स्पेशली फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल, ठीक है। ये आपकी आज की न्यूज थी, आई थिंक 7-8 न्यूज मैंने कवर करी होंगी। इन सभी न्यूज के छोटे छोटे ब्लॉक नोट्स बनाओ एंड इनको याद रखना है। कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो पढ़ के एक बार में याद हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। क्या क्या याद रखना है आपको? वर्कर, पुअर, यूथ एंड विमेन। ये 4 वर्ड्स तो आपको जो भी सरकार की स्कीम्स हैं, ठीक है ना, जो अंत्योदय वगैरह वाली जैसी स्कीम्स होती हैं, आवास योजना वाली स्कीम है, इस टाइप की जो स्कीम है, पीएम किसान वाली स्कीम जो है, इसमें फार्मर्स भी आ सकते हैं, ठीक है ना। ये आपकी कैटेगरी आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा 2 अपन ने या 3 अपन ने स्पोर्ट्स की न्यूज देखी है, स्पारिंग वाली न्यूज देखी थी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है जयपुर में, अचरोल बगरू में, वहां, और ये तीसरी स्पोर्ट्स की न्यूज है। एक एफपीओ वाली न्यूज देखी अपन ने, 2 अपन ने एनवायरमेंट की न्यूज देखी, एक तो सिलिसर लेक वाली देखी और एक नक्की झील वाली देखी, माउंट आबू वाली नक्की झील, ठीक है। ये सब आपको याद करना है। नेक्स्ट वीक मिलते हैं, ओके, चलो।